हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओपी सिंह है। आज हम लोग 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कवर करेंगे। चैप्टर 2 है इसका ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और इसका ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक जानकारी देता है अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में क्या चीज़ें गिवन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी कैसी है? गोलाकार नहीं है। और है कैसी? इसका आकार हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि भू आब है, ध्रुवों पर चपटी है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, लगभग अंडाकार है ये। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का ही छोटा सा एक लघु रूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इस तरह से हम ग्लोब को देख सकते हैं। ग्लोब में ये जो एक्सिस यहाँ पर ये दिखाई गई है, ये क्या है? ये अक्ष है। ग्लोब में ये क्या है? अक्ष, जो इसके बीचों बीच जिसके सहारे ग्लोब क्या है? घूमता है, इसको घुमा सकते हैं, तो ये इसकी अक्ष कहलाती है। पृथ्वी की भी इस तरह की एक काल्पनिक अक्ष है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। तो ग्लोब कितने तरह के? बहुत तरह के होते हैं। बड़े ग्लोब होते हैं जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान नहीं होता। पॉकेट में रखने योग्य छोटे होते हैं जिन्हें पॉकेट में रख के आप ले जा सकते हैं, और गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। मतलब जिस तरह से अपने एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है उस तरह से इसको भी क्या है? इसको घुमाया जाता है, इसको घुमा सकते हैं। जैसे अब ये ग्लोब है, यहाँ पर ये ग्लोब है, तो इसको इस तरह से घुमा सकते हैं। इस तरह से ये मूव करेगा, इस तरह से। तो ग्लोब को क्या कर सकते हैं? ग्लोब को उसी प्रकार घुमाया जा सकते हैं जैसे कि कुम्हार पहिया घुमाता है या फिर लट्टू को घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर जो देश हैं, महाद्वीप हैं और महासागर हैं, उनको सही आकार में, वो किस आकार के हैं, उनको ग्लोब पर दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के समान अगर कोई गोला है तो उस पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना काफ़ी कठिन है। कैसे बताएंगे आप कि कोई बिंदु कहाँ पर है? तो अब ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? किसी स्थान की स्थिति कैसे बता सकते हैं हम? गोला है, एक गोले पर आप कैसे बताओगे कि कोई स्थान कहाँ पर है? तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब किसी बिंदु की गोले पर स्थिति बताने के लिए हमें कुछ रेखाओं की, कुछ बिंदुओं की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। मतलब जहाँ से ये सुई होकर के गुजरती है, जैसा कि हमने अभी देखा, ये सुई जो गुजरती है, ये वाली, ये यहाँ पर, तो इसमें जो ऊपर का बिंदु होता है जहाँ से ये निकलती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव,
और नीचे वाले बिंदु को जहाँ से ये इस गोले से निकलती है इसको बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं इसके लिए। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, मतलब इस तरह से, जैसे अभी हमने बताया, तो इस तरह से घूमेगी ये, इस तरह से रोटेट करेगी अपनी एक्सिस पर। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है अपनी अक्ष पर, पश्चिम से पूर्व। इधर क्या है? इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करती है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। पृथ्वी जो है उसमें रियलिटी में कोई ऐसी सुई नहीं है। उसमें क्या है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये अपने अक्ष पर घूमती है चारों ओर। तो ये जिसे हम अक्ष कह रहे हैं पृथ्वी का या ग्लोब का, ग्लोब में तो वास्तविक में दिख रही है कि ये रेखा है इस तरह की, लेकिन पृथ्वी में इस तरह की कोई रेखा नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, जो उसके उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरती है उसके अंदर से। अब इसमें यहाँ आओ कुछ करके सीखें। इसमें एक चीज़, एग्जाम्पल भी एक तरह से समझाई गई चीज़ है। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। ये सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। बाएं से दाएं मतलब लेफ़्ट टू राइट, अब आप उसे घुमा सकते हैं। तो ये लेफ़्ट टू राइट क्या है? वेस्ट से ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व, जिस तरह से पृथ्वी घूमती है। तो इस तरह से शॉर्ट दिया है इन्होंने, मतलब समझने के लिए। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब एक तो अक्ष हो गई, जो इसको क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव डिसाइड होते हैं जिससे। इसके अलावा एक काल्पनिक रेखा और है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये काल्पनिक रेखा कौन सी है? इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त कहते हैं इस रेखा के लिए। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए ये है विषुवत वृत्त। इसको ये डॉट 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 लाइन जो दिख रही है ये विषुवत वृत्त है। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर बोलते हैं। तो ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से ये चारों ओर वृत्त होता है। जैसे ये यहाँ पर वृत्त है, ये इसी तरह से ये भी क्या है, वृत्त है, जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरता है, मतलब चारों ओर तरफ से। तो ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। अभी जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, इसके ऊपर वाला भाग और इसके नीचे वाला भाग। यहाँ पर तो ये उत्तर ध्रुव है, तो ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, और नीचे वाले भाग को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं इसके लिए। तो दो बराबर भागों में इस तरह से पृथ्वी डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त क्या है? पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं दोनों, जैसे अभी हमने बताया था। विषुवत वृत्त इस प्रकार क्या बनाती है? एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि 0 डिग्री जो विषुवत वृत्त है उसके कोई वस्तु, कोई स्थान या कोई बिंदु पूरब में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, या दक्षिणी गोलार्ध में, ये बता सकते हैं हम। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश से समानांतर रेखाएं कहा जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे वृत्त हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनको डिग्री में मापा जाता है, जैसे 40 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। और ध्रुव पर जो होता है वो बिंदु है, ये रेखा ना, वृत्त ना होकर के एक बिंदु होता है। इस तरह से साउथ पोल पर जो होता है वो एक रेखा ना होकर के बिंदु होता है, और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पर होते हैं। तो इस तरह से एक एक करके 1 2 3 4 इस तरह से 90 डिग्री तक मापते हैं इसको विषुवत रेखा से, और नीचे भी 90 डिग्री तक मापते हैं और जाते हैं ध्रुव तक। ध्रुव क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो ध्रुव वाला जो वृत्त होता है वो बिंदु होता है, वृत्त ना होकर के।
तो इस तरह से अगर रेखाओं की संख्या देखें तो कितनी हो जाएंगी, 90 इधर से और 90 उधर से, क्योंकि 90 यहाँ पर कवर हो रही हैं। नाइन्टी प्लस 90, 90 ये कितनी हो गई, 180, और फिर एक ये जीरो वाली, तो टोटल अगर देखें तो टोटल कितना आ जाएगा, 181। लेकिन अगर वास्तविक रेखाएं देखें, क्योंकि 90 और 90 डिग्री वाली जो साउथ पोल और मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो हैं, ये व्रत ना होकर के क्या हैं, ये रेखाएं नहीं हैं ना, ये व्रत हैं, तो ये बिंदु हैं। तो इस तरह से दो इसमें माइनस हो जाएंगे। टोटल वैसे 181 है, लेकिन दो माइनस हो जाएंगे, तो वास्तविक रूप में जो व्रत हैं या जो रेखाएं हैं वो 179 ही हैं। कितनी हैं, 179। यहाँ इनको लिख सकते हैं 179। तो वास्तविक रूप में 179 रेखाएं हैं। इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, जैसे हमने बताया था, अंश को अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं, तो इनको अंश में या डिग्री में इनको मापा जाता है। और अक्षांश या समानांतर रेखाएं इनको कहते हैं, इनको समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं, समानांतर वृत्त भी इनको बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल होती हैं। इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए इनको इस तरह से बोलते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त जैसे कि हमने बताया था, 0 डिग्री अक्षांश होता है ये। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। मतलब ध्रुवों के बीच की जो दूरी है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। पृथ्वी के चारों ओर का जो वृत्त है और ध्रुव हैं जो, मतलब जैसे ये पृथ्वी है तो इसका ये एक ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी के ये जो वृत्त है इसकी 1/4 दूरी है। इसकी जो टोटल दूरी है उसका 1/4 दूरी जो है वो इन ध्रुवों के बीच की दूरी है। अतः इसका माप 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 अंश है। मतलब विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4, यहाँ पर ये जो दूरी है ये ध्रुवों के बीच की दूरी विषुवत रेखा से है। ये जो विषुवत वृत्त है इससे यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 1/4 है। टोटल वृत्त है उसकी 1/4, इतनी दूरी ये और इतनी दूरी ये विषुवत वृत्त से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका माप कितना होगा, अतः 360 डिग्री का 360 डिग्री अंश का 1/4 निकालो तो 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री अंश मतलब विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप कितना होगा, 360 डिग्री या फिर 360 अंश का होगा। मतलब 360 अंश का 1/4 होगा यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। इसको उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं 90 डिग्री को, और उत्तर ध्रुव को भी दर्शाता है। और इसी तरह से 90 डिग्री जो अंश है वो दक्षिणी अक्षांश या फिर दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, जैसा कि अभी हमने बताया था। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के जो ऊपर की हैं
समानांतर रेखाएं उनको उत्तरी अक्षांश, और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मतलब ये पृथ्वी है, ये दो ध्रुव हैं, ये विषुवत वृत्त है, और इसके ऊपर क्या है, सब जो अक्षांश है वो वृत्त हैं, वो उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब उत्तरी अक्षांश को अगर शो करें, सब सपोज टू बी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो इसको नॉर्थ से इस तरह से लिख करके शो करते हैं, डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ, और नीचे लिखना है यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो इसको 60 डिग्री साउथ लिखेंगे। इन लेटरों से इनको शो करते हैं। और हिंदी में लिखेंगे तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस तरह से बोलेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, क्योंकि ये गोलार्ध इनका उत्तरी और दक्षिणी होता है, इसलिए सामान्यतः इसे ऊ मतलब उत्तर का शॉर्ट फॉर्म और या दा डॉट मतलब दक्षिण का शॉर्ट फॉर्म अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री या 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में और बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री 20 अंश या डिग्री दक्षिण में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया गया है। इसमें यहाँ पर पहले ये लड़की क्या बता रही है इसको समझो। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। जो ध्रुव तारा है, जो सप्तऋषि तारामंडल के दो संकेतक तारों को मिलाने वाली रेखा को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर वो संकेत करेगी रेखा। उस ध्रुव तारे से आप जहाँ खड़े हैं, अगर आप ध्रुव तारे को देखें और आप देखें कि आप ध्रुव तारे से क्या एंगल बना रहे हैं, आपकी सपोज टू बी आप जो देख रहे हैं उसके लिए, तो आपकी जो निगाह है वो क्या, आपके निगाह से अगर क्षैतिज रेखा अगर कोई खींचे तो फिर उससे वो क्या एंगल बना रही है। तो आपसे जो एंगल मतलब बन रहा है आपकी निगाह से, वो क्या है, आपके स्थान का अक्षांश होगा। और क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण जो अक्षांश है इनको दर्शाने के लिए स्थान इनके लिए तो क्या एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर स्थान है और एक ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ील देश, उसमें बेलो होरिजोंटे एक स्थान है, और ये दोनों 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। मतलब 20 डिग्री अक्षांश जो है उस पर स्थित है, ये 20 अंश पर। तो अब इनको कैसे बताएंगे कि ये कहाँ स्थित हैं। तो इस बाधा से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है, चंद्रपुर क्या है, विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है, तो इसको कहेंगे कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तर अक्षांश में स्थित है, या फिर कहेंगे 20 डिग्री नॉर्थ में विषुवत वृत्त के। और जो बेलो होरिजोंटे है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री साउथ में है, मतलब दक्षिण अक्षांश में स्थित है। तो इस तरह से लोकेशन को डिसाइड करने के लिए ही इन रेखाओं को माना जा रहा है, मतलब कल्पना की गई है इनकी, तो इसलिए अक्षांश ये लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है। चंद्रपुर है वो 20 डिग्री कहाँ है, उत्तर अक्षांश पर है, और जो बेलो होरिजोंटे वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो है विषुवत वृत्त, ये सबसे बड़ा वृत्त है, क्योंकि पृथ्वी किस तरह की, अंडाकार है इस तरह की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, लेंथ है इस वृत्त की, परिधि सबसे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद में ये क्या है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो आगे के वृत्त जो हैं उनकी क्या है, उनके अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अक्षांशों का आकार घटने से मतलब है इनके वृत्त जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। विषुवत रेखा जो है, विषुवत वृत्त है वो सबसे बड़ा वृत्त होता है, और बाकी ध्रुवों की ओर आकार क्या है, घटता जाता है इनका। अब यहाँ पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश, समानांतर रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश या फिर जो समानांतर रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं।
तो यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया भी गया है, पहले इनको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है। विषुवत ये महत्वपूर्ण अक्षांश है, फिर उत्तरी ध्रुव या उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, और फिर दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। इनके अलावा 4 समानांतर रेखाएं कहें या फिर समानांतर वृत्त कहें या फिर अक्षांश वृत्त कहें या फिर अक्षांश रेखाएं कहें, 4 और हैं। देखिए 3 तो ये हो गई, इसमें देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या हो गई। एक तो ये यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, एक 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, उसके बाद में एक विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश। तो ये 3 तो ये हो गई। इनके अलावा 4 और होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो ये रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है वृत्त है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और इसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो वृत्त है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो वृत्त है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये वाला ये मकर रेखा कहलाता है। फिर इसके बाद में 2 और हैं। एक तो 66.5 डिग्री अक्षांश पर, मतलब उत्तरी अक्षांश पर जो 66.5 डिग्री नॉर्थ वो है अक्षांश है, तो एक ये व्रत है 66.5 डिग्री वाला, इसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव व्रत। इसको आर्कटिक व्रत भी बोलते हैं ऊपर वाले को। और एक है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व्रत, ये वाला, इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव व्रत, और इसको अंटार्कटिक व्रत भी बोलते हैं। तो ये 4 और महत्वपूर्ण हैं, 23.5 वाले 2 और 66.5 वाले 2। अब इन्हीं से क्या है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ शीत कटिबंध भी बनते हैं, मतलब टेम्परेट जोन भी बन जाते हैं। तो इनको हम आगे समझेंगे, पहले हम इन्हें देखते हैं कि ये क्या चीज़ें और बताना चाह रहे हैं। तो अभी जो हमने देखे वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली जो व्रत है, और विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में 66.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव व्रत है, उत्तर में जो 66.5 डिग्री अक्षांश वाला व्रत है वो उसको क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव व्रत या फिर अंटार्कटिक व्रत। और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री जो अक्षांश है दक्षिण उसमें दक्षिणी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव व्रत या फिर अंटार्कटिक व्रत। तो ये हो गए। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है पृथ्वी के, तो समझते हैं इसके लिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। ये टॉर्च दिख रही है यहाँ पर, ये सब क्या है। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। अगर ये कोई प्लेट है और इस पर टॉर्च लगाएं तो एकदम 90 डिग्री, यहाँ से ये जो एंगल बनाए ये 90 डिग्री का बनाए, तो इस तरह से क्या है, ये जो प्रकाश है ये कम बीच में फैलेगा, इसका फोकस कम बीच में पड़ेगा, लेकिन क्या है तेज पड़ेगा तो इस भाग को प्रकाश क्या है ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तेज पड़ेगा प्रकाश। इस वजह से इस भाग में गर्मी भी ज़्यादा होगी, उष्णता ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, उष्णी कटिबंध कह सकते हैं इस क्षेत्र के लिए। तो इसी तरह से जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो अक्षांश हैं, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है, इसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का, इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर एकदम जो टॉर्च सपोज टू बी ये सूर्य है, तो यहाँ पर एकदम सीधा प्रकाश पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसमें ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है यहाँ पर। तो ये हो गया। उसके बाद में 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में,
और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पूरा, ये इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं और इधर इस वाले हिस्से को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ टॉर्च यहाँ फोकस हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश कुछ जाता होगा तो तिरछा जाता होगा। तिरछा जाता है तो ज़्यादा बीच में फैलता है प्रकाश, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है तो ऊष्मा कम प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको। तो उष्ण कटिबंध हमने समझ लिया क्या है। अब इसके आगे दूसरी चीज़ देखते हैं, ये टॉर्च वाली। तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। अब प्लेट को तिरछी कर लिया थोड़ा, तो अब टॉर्च लगा रहे हैं उसी तरह से, तो टॉर्च का प्रकाश क्या है, ज़्यादा क्षेत्र में फैलेगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रकाश उतनी तीव्रता के साथ नहीं इस पर लगेगा जा करके, इस पर जो प्रकाश पड़ेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से इसमें प्रकाश कम प्राप्त होगा इस क्षेत्र में। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, अब यहाँ प्रकाश कम प्राप्त होगा तो ठंड होगी, इस क्षेत्र में ठंड होगी, मतलब शीत क्षेत्र होगा ये। लेकिन चूंकि प्रकाश भी प्राप्त हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा गर्मी भी होगी यहाँ पर, लेकिन उतनी नहीं, ठंड ज़्यादा होगी। मतलब दोनों ही चीज़ें होंगी, 50-50% हम मान सकते हैं, 50% ठंड 50% गर्मी, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा। मतलब शीत भी होगा ये क्षेत्र और उष्ण भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये शीत और उष्ण दोनों ही है, मतलब शीतोष्ण क्षेत्र है ये। हम क्या कह सकते हैं, ये शीतोष्ण क्षेत्र है। तो इसी तरह से अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं कि सूर्य तो यहाँ पर है, यहाँ पर सूर्य है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में तो प्रकाश कैसे जाएगा, तिरछा ही जाएगा। तो क्या हम इस भाग को, इस वाले भाग के लिए 23.5 से 66.5 डिग्री वाले भाग के लिए क्या बोल सकते हैं, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री वाला जो भाग है इसको ये दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। कटिबंध का मतलब जोन है। और ये उत्तरी गोलार्ध में तो ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर सिर्फ कहाँ होता है, दोपहर जब होता है तो सूर्य सिर के ऊपर होता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है, यहाँ हो सकता है सिर के ऊपर सूर्य। लेकिन कर्क रेखा मकर रेखा के बाद का जो मतलब 23.5 डिग्री के बाद उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक आप चले जाओ, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है वहाँ से 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ, दक्षिण ध्रुव तक, तो इस क्षेत्र में सूर्य क्या है, सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता, सिर के ऊपर नहीं होता है। मतलब क्योंकि प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जैसे टॉर्च। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, जो उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री था और 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा थी, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश था दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिण ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री अक्षांश था, इनके बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है। उसके बाद अब ध्रुवीय क्षेत्र बचा है, क्योंकि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है, वहाँ पर स्थिति क्या होगी। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव, उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। वहाँ ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य
क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है, सूर्य ये है, यहाँ पर इतनी तिरछी किरणें पड़ती हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्षितिज से ऊपर ही नहीं पहुँच पाता है। मतलब जब हमारे यहाँ पर सूर्य उदय, जब सुबह को सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय के समय जब उदय होता है तब उस समय सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, बहुत ही तिरछी। और सुबह में क्या होता है, इसीलिए ठंड होती है सुबह सुबह में। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरे दिन मतलब जब तक दिन रहता है, चाहे उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर जब तक दिन रहता है तब तक सूर्य उस सुबह हमारे यहाँ सुबह में जितने ऊपर होता है सूर्य, बिल्कुल जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय जब सूर्य होता है, उस स्थिति में, बस उसी स्थिति में यहाँ पर जब तक दिन रहता है इन ध्रुवों पर, उसी स्थिति में सूर्य रहता है। इस वजह से यहाँ पर प्रकाश की मात्रा बहुत कम जाती है, हीट बहुत कम पहुँचती है। इस वजह से ये शीत कटिबंध होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश पहुँच ही नहीं रहा, गर्मी पहुँच ही नहीं रही है। तो इस वजह से ये वाले जो क्षेत्र होते हैं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक वो पूरा ध्रुव सहित ये सब, और इसी तरह से यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के ये व्रत से लेकर के ये पूरा इतना क्षेत्र, और ये वाले व्रत का जो क्षेत्र है, ये कैसे क्षेत्र हैं, ये बहुत ही ठंडे क्षेत्र हैं, तो इनको शीत कटिबंध कहा जाता है। अब इसके बाद आता है देशांतर। देशांतर क्या है, अक्षांश को हमने समझ लिया, देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। किसी स्थान की अगर स्थिति हमें बतानी है तो उसके लिए अक्षांश तो हमें पता ही है, विषुवत व्रत भी पता है, अक्षांश के अलावा कुछ और जानकारी भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। प्रशांत महासागर का एक टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित एक है मॉरिशस द्वीप। ये दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है कि देशांतर की ज़रूरत क्यों है आखिर। तो देशांतर की ज़रूरत क्यों है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित एक मॉरिशस द्वीप है। तो ये दोनों जो द्वीप हैं ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। आप कैसे बताओगे इनके लिए, पहले तो ये था कि बेलो होरिजोंटे ब्राज़ील में जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है वो स्थल था 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, और एक उत्तरी अक्षांश पर था, एक उत्तरी अक्षांश में कौन सा था, चंद्रपुर था महाराष्ट्र का। तो ये 20 डिग्री दोनों पर 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर थे। तो ये तो इसलिए वहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के लिए लिखना जरूरी था, क्योंकि इनकी स्थिति किस गोलार्ध में ये पता लग गया हमें। लेकिन अब ये दोनों सपोज टू बी, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, अब ये सपोज टू बी एक 20 डिग्री अक्षांश पर, 20 डिग्री अक्षांश चाहे उत्तर का हो चाहे दक्षिण का, अगर 20 डिग्री अक्षांश पर ही दोनों स्थित होते वो स्थल, तो क्या होता, जैसे यहाँ पर ये टोंगा द्वीप है प्रशांत महासागर का और हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप, ये दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। अब हम कैसे बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित हैं, दक्षिणी अक्षांश पर हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में, इतना तो हमने बता दिया। तो इसको बताने के लिए क्या हमें उस तरह की संदर्भ रेखाओं की ज़रूरत होगी जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हों, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ऐसी संदर्भ रेखाओं की हमें ज़रूरत होगी, जिससे कि हम ये बता सकें कि इस रेखा से इतने आगे ये स्थल है 20 डिग्री अक्षांश पर, और
उस रेखा से और इससे इतने आगे ये स्थल है, इतनी डिग्री मतलब ये स्थल है, उस रेखा से कंपेयर करके हम बता सकें, तो इसलिए हमें देशांतरों की ज़रूरत हुई। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि ध्रुव के उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा अगर हम ले कोई, तो उससे वो पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है ये हम बता सकें। तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर या देशांतरीय रेखा कहा जाता है। तो इन संदर्भ रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है या फिर देशांतर रेखा कहा जा सकता है। यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं कि ये देशांतर रेखाएं क्या हैं। ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको माना गया है सबसे पहले। उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से 1 2 3 यहाँ पर पूरे इस तरह से गए हैं 180 तक। ये 180 वाली रेखा है यहाँ पर, ये 180 डिग्री। इसी तरह से इधर से जाते हैं 1 2 3 करके पूरा उधर तक इस तरह से मापते हुए 180 डिग्री, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री पर जाती हैं। तो 180 इधर से और 180 उधर से और एक 0 डिग्री वाला, तो ये लगभग ये अर्धवृत्त होते हैं, सब अर्धवृत्त होते हैं ये। और इस तरह से अगर इनकी संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी, 180 और 180 दोनों तरफ से, और एक 0 डिग्री वाला। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि जो 0 डिग्री वाला है ये तो इसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन जो 180 डिग्री वाला अक्षांश है ये वाला, ये 2 बार काउंट होगा, क्योंकि इधर से हम जाएंगे 90 डिग्री, इधर से होते हुए जाएंगे तब 90 डिग्री पार करके तब 180 पे पहुँचेंगे, तब 180 हो जाएंगे, इधर से जाएंगे तब भी 180, मतलब 180 वाला दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए एक माइनस करना पड़ेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनकी संख्या जो आ जाएगी टोटल वो 360 आ जाएगी। और ये क्या है, अर्धवृत्त हैं। और जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या है, इनके बीच की दूरी यहाँ पर सर्वाधिक होती है विषुवत वृत्त पर। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये क्या है, दूरी घटती जाती है, और ध्रुव पर पहुँचते हैं तो ध्रुवों पर ये जाके मिल जाती हैं, क्योंकि ध्रुवों से खींची गई हैं ये, तो इसलिए ये ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ध्रुवों पर इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 0 हो जाती है। तो इस तरह से इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं इनको, या देशांतरीय याम्योत्तर बोलते हैं इनको। अब आगे चीज़ों को समझते हैं। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर क्या है कहते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं इन्हें। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अब इनके जो बीच की दूरी है उसको किस में मापते हैं, देशांतर के अंशों में, मतलब डिग्री में ही मापते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यहीं से समय का निर्धारण होता है। अगर समय के लिए जिम्मेदार रेखाएं देखें तो देशांतर रेखाएं हैं। प्रत्येक अंश को किस में डिवाइड किया जाता है, डिग्री को, मतलब डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में। ये अर्धवृत्त हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। मैंने अभी जैसे बताया था विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, और ध्रुवों पर ये 0 हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ध्रुव पर क्या होता है, सभी देशांतरीय जो रेखाएं हैं या फिर याम्योत्तर हैं वो क्या है, मिल जाती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं, अक्षांश या समानांतर रेखाएं एक ही बात है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। अब इसमें अक्षांश रेखाओं में क्या होता है, जो विषुवत वृत्त होता है उसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, फिर उसके बाद के जो वृत्त होते हैं उनकी लंबाई धीरे धीरे क्या है, कम होती जाती है, और ध्रुवों पर 0 हो जाती है वो एक तरह से, क्योंकि ध्रुव क्या है, वो वृत्त ना होकर के वो क्या है, बिंदु हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं या यामोत्तर होते हैं, इनकी लंबाई क्या होती है, सबकी बराबर होती है, क्योंकि सभी दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव से निकले दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव से निकले दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी, मतलब दोनों ध्रुवों के बीच में ही रहते हैं, ये ध्रुवों के बीच में होते हैं। इस तरह से हम यहाँ समझ सकते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहाँ से निकले यहाँ इस तरह के हैं ये, तो इन सब की क्या है, दूरी क्या है, बराबर होती है। तो इस वजह से
ये क्या है, इनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। अब क्या है, इनकी लंबाई बराबर होती है, इसलिए इन्हें जो मुख्य संख्याएं हैं उन संख्याओं में व्यक्त करना तो मुश्किल था, क्योंकि 1 2 3 करके कह नहीं सकते इनके लिए, क्योंकि सब तो एक ही हैं, बराबर लंबाई है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर मतलब देशांतर जो है, देशांतर रेखा है, से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। जब इस तरह से सभी रेखाओं की लंबाई समान है तो उनको 1 2 3 इस तरह से संख्याओं के नाम नहीं दिए जा सकते उनके लिए कि पहली दूसरी है। तो इस वजह से सभी देशों ने ये निश्चय किया कि जो लंदन है, वो जो ब्रिटिश है, उसमें जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच जगह है जहाँ पर राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से एक रेखा, काल्पनिक रेखा वहाँ से जो गुजर रही है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, सपोज टू बी, उस स्थान को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिला रही है, उसको इन्होंने क्या है, वहाँ से गिनती शुरू की। इन्होंने वहाँ से पूर्व और पश्चिम शुरू किया, मतलब वहाँ से पश्चिम में जो होंगी रेखाएं वो पश्चिम के साथ उनको पश्चिमी रेखाएं कहेंगे, और जो पूर्व में होंगी उनको पूर्वी रेखाएं कहेंगे, और फिर जो पूर्व में होंगी उनको पूर्व लिखेंगे उनके साथ में, और जो पश्चिम होंगी उनको पश्चिम लिखेंगे, क्योंकि जैसे उत्तर और दक्षिण गोलार्ध थे तो उनको अक्षांश के साथ में गोलार्ध भी लिखना पड़ता है, नॉर्थ है साउथ है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। अब समझते हैं चीज़ों को आगे। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। तो ग्रीनविच जो स्थान है ब्रिटिश में है, राजकीय वेधशाला यहाँ पर स्थित है, यहाँ से गुजरने वाली दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको 0 डिग्री अक्षांश देशांतर कहा गया। ये प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है, इसको 0 डिग्री याम्योत्तर भी बोलते हैं। इसको हम लोग चित्र में देख सकते हैं, जैसा हमने अभी बताया था कि यहाँ पर ये क्या है, ये वाली जो रेखा है ये रेखा है, ये वाली जो ये रेखा, ये 0 डिग्री, इस रेखा पर ग्रीनविच वेधशाला स्थित है। ग्रीनविच वेधशाला इसी रेखा पर स्थित है जो ब्रिटिश में है। तो इसको क्या मान लिया, प्रमुख याम्योत्तर रेखा या फिर प्रमुख, इसको देशांतर रेखा मान लिया। अब इसके इधर पूर्व और इसके इधर पश्चिम, तो ये पूर्व और पश्चिम इस तरह से डिसाइड होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसके पूर्व में, अब इसको भी डिग्री में मापा जाता है, तो यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो 30 डिग्री है तो इसके साथ में 30 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको कहा जाएगा। इसी तरह से 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, 150 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 180 डिग्री पर पहुँचते तो यहाँ पर ना पूरब लिखते ना पश्चिम, यहाँ पर ख़त्म। फिर इधर से जाओ, लेकिन अगर हम इधर से इधर के लिए जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो हम इसको पूरब लिख सकते हैं। अब इधर से इधर जाओ तो यहाँ पर 30 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पश्चिम, 120 डिग्री, 150 डिग्री पश्चिम। इधर से जाए तो यहाँ पर पश्चिम लिखा जा सकता है। तो इधर से दोनों तरफ से जाने पर, अब यहाँ पर इधर से जाए तो पश्चिम, इधर से जाए पूर्व लिखा जाएगा, तो इसलिए लिखा ही नहीं जाता, सिर्फ 180 डिग्री माना जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी मानते हैं। जो आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। तो पूर्व और पश्चिम समझ आ गया, इसके इधर पश्चिम, इसके इधर पूर्व। अब चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं।
जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, यहाँ इन्होंने दिखाया भी है, ये क्या है, ये 0 डिग्री है। अब यहाँ से इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, कहाँ तक जाएंगे, 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक जाएंगे, इस रेखा तक, जो ये रेखा है 180 डिग्री वाली। और ये क्या है, प्रमुख यामी उत्तर हो गया 0 डिग्री। प्रमुख यामी उत्तर मतलब 0 डिग्री अच्छा देशांतर रेखा और 180 डिग्री यामी उत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। अब यहाँ से एक तो ये रेखा हो गई और एक ये 180 वाली रेखा हो गई। ये दोनों पृथ्वी को क्या है, 2 भागों में डिवाइड करती हैं। इसको बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पश्चिमी, वेस्ट हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध। तो इन 2 बराबर हिस्सों में इस तरह से पृथ्वी डिवाइड होती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के अक्षर पू डॉट और पश्चिम के लिए अक्षर पा डॉट का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामी उत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। यह जानना क्या है, रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम जो यामी उत्तर है वो एक ही रेखा पर स्थित है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही रेखा पर ये स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश मतलब समानांतर रेखाओं और देशांतरीय यामी उत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो ग्रिड है उसको देख सकते हैं हम। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतरीय यामी उत्तरों मतलब देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये ग्रिड बन रही है यहाँ पर, देखो इस तरह से ये ग्रिड बन जाएगी इस तरह से, ये एक जाल टाइप का। अब स्थान की लोकेशन को बताना आसान होगा ये इस तरह से। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अगर क्या है, अगर अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो अगर आपके लिए तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। मतलब इस तरह से पृथ्वी है, ये 90 डिग्री जो रेखा है वो बिल्कुल यहाँ से जा रही है, बिल्कुल ये 90 डिग्री वाली रेखा है। और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये विषुवत है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश सपोज टू बी ये जा रहा है। तो जहाँ ये एक दूसरे को कट करेंगी वही स्थान क्या होगा, असम का धुबरी स्थान होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। 2.7 चित्र में दी गई हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी और दी गई है, ये यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें क्या बताया गया है, इसको देखते हैं। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख यामी उत्तर इसे दो बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को रंगकर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटती है। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। ये एक तरह से प्रैक्टिकल, यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें हैं बच्चों के लिए कराने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहे हैं आगे लोकेशन को समझने के लिए। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाए कागज पर। जैसे कि इसमें चित्र दे रखा है 2.7, उसको हम लोग देखते हैं अभी। ये है, यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, जैसे ये, इस पर ये क्या है, इस तरह की रेखाएं हैं। तो इनसे हम क्या है, अब इसमें आ बा सा दा धा हैं, इनकी लोकेशन को कैसे पता कर सकते हैं।
ये चित्र 2.7 है। विश्व के यहाँ पर समय क्षेत्र दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। कागज पर क्षैतिज रेखाएं, समान दूरी वाली, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या है, समान है, ये खींच ली। जैसे चित्र 2.7 में है। 2.7 चित्र कहाँ है, ये है, इसमें है जिस तरह से। अब इसमें इस तरह की तो नहीं है, इस तरह की रेखाएं नहीं दिखाई गई हैं, केवल देशांतर रेखाएं दिखाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम जोन डिस्कस किया गया है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 और क्षैतिज रेखाओं को का, खा, गा, घा, अड़ा अक्षरों से व्यक्त करें। ये रियली 2.8 है ये चित्र, जो इन्होंने 2.7 यहाँ पर शो किया है। इनको जैसे वहाँ बिंदुवार शो कर दिया, वैसे ही ये बता रहे हैं। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। जहाँ पर ये काट रही हैं, वहाँ पर कुछ क्या है, छोटे वृत्त खींच लो। एक दूसरे को काट रही हैं, सपोज टू भी ये इन्होंने क्या कहा है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंट कर लिया। इनको क्षैतिज रेखाओं को, इनको का, खा, गा, घा इस तरह से लिख लिया। अब जहाँ ये कट कर रही हैं, वहाँ पर ये छोटे छोटे वृत्त बना लिए, इस तरह से ये वृत्त बना लिए। ये जहाँ पर भी कट कर रही हैं ये। अब क्या चीज़ है, वहाँ को छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा और धा नाम दे दीजिए। इनको आ, बा, सा, दा, धा हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी देशांतरों को व्यक्त कर दी। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो पूर्व देशांतर को व्यक्त कर रही हैं, सपोज टू भी ये पूर्व देशांतर है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं ये वाली, ये रेखाएं, और ये वाले जो हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांशों को व्यक्त कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र देख सकते हैं ये। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ, जो वृत्त आ है, आ वृत्त क्या है, ये यहाँ पर ये उत्तरी, ये आ खा डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है, ये अक्षांश इसको नाम दिया है का, खा, गा। तो ये जो आ है ये कहाँ स्थित है, ये खा डिग्री, इसको डिग्री में चूंकि व्यक्त करेंगे तो खा डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है आ, तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब ये 1, 2, 3 ये देशांतर रेखाएं हमने बनाई हैं इस तरह से। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और कहाँ स्थित है, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। मतलब खा डिग्री आ वाला जो वृत्त है ये खा डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और ये जो हमने क्या है वहाँ क्या लेट किया है, पूर्वी देशांतर। तो जो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है, चूँकि पूर्वी देशांतर लेट किए हैं, तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और खा डिग्री अक्षांश पर स्थित है ये आ वाला वृत्त। अन्य वृत्तों की स्थिति इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये सा है, तो ये सा क्या है, गा डिग्री पूर्वी, गा डिग्री अक्षांश पर, गा डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और क्या है, ये 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये। इसी तरह से ये खा डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और 4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इस तरह से लोकेशन ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर देशांतर और समय, इसको एक बार विश्व के ये समय क्षेत्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है। विश्व के समय क्षेत्र, टाइम जोन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, देशांतर और समय, उसके बाद उसको देखेंगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। समय को मापने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है वो क्या है, पृथ्वी है, चंद्रमा और ग्रह हैं, इनकी गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है।
स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर के समय सबसे छोटी और सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जो परछाई होती है वो दोपहर के समय क्या होती है, बिल्कुल छोटी होती है, क्योंकि सूर्य सिर पर होता है। और सूर्योदय जब होता है या फिर सूर्यास्त होता है उस समय परछाई लंबी होती है। तो इससे समय का अनुमान लगा सकते हैं कि अब शाम होने वाली है या फिर सुबह होने वाली है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। मतलब ग्रीनविच जो रेखा है, ग्रीनविच जो स्थान है, वहाँ पर से जो प्रमुख यामोत्तर गुजरता है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ पर गुजरती है, तो वहाँ पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित जो स्थान हैं इस 0 डिग्री पर, उन पर दोपहर होगा। मतलब आकाश में जब सूर्य सबसे ऊपर होगा बिल्कुल सिर पर, तब क्या है, सबसे ऊंचे बिंदु पर जब आकाश में सूर्य होगा तो उस समय इस ग्रीनविच पर स्थित जो प्रमुख यामोत्तर है, इस यामोत्तर पर जितने भी स्थान होंगे यहाँ पर क्या होगा, दोपहर का टाइम होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। क्योंकि अगर रुकी हुई होती, घूमती नहीं अक्ष पर अपने, तब तो क्या है, तब तो वही होता, लेकिन वो घूम रही है तो समय आगे निकल जाता है। तो इसलिए ग्रीनविच से आगे समय रहता है उनका, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे रहेगा। चित्र 2.8 में हम देख सकते हैं, उस यहाँ पर 2.8 गिवन है और वहाँ ये इसको 2.7 मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है। अब यहाँ देखिए ये है ग्रीनविच रेखा, ये वाली डॉट 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 वाली, और यहाँ पर क्या है, पीछे इधर समय होगा, इधर आगे होगा, इधर पूर्वी देशांतर है सभी, इधर क्या है, पश्चिमी देशांतर। आगे जो टाइम होता है उसको प्लस से शो करते हैं, जितने घंटे आगे होता है, और जितने घंटे पीछे होता है इधर पश्चिम गोलार्ध में, तो उसको माइनस से शो करते हैं, -2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से। तो अगर इस सभी देशों का अलग अलग एक टाइम जोन्स हैं, उनमें सब अलग अलग दे रखा है। तो अगर भारत का देखें तो भारत का यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का कितना है, भारत का अगर हम देखना चाहें तो भारत का +5.5 घंटा है, +5.5 घंटा, मतलब इस ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है भारत का टाइम। और यहाँ से ये जो देशांतर गुजर रहा है ये देशांतर है 82.5 डिग्री वाला। ये देशांतर कौन सा है, 82.5 डिग्री वाला देशांतर है ये, जो भारत का क्या है, मानक समय है। तो इस तरह से ये सबका दिया है। उसके आगे और ये है, चाइना का 8 घंटा आगे है, +8। तो इस तरह से सबका अलग अलग दिया है। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में कई समय क्षेत्र, कई टाइम जोन है, क्योंकि यहाँ से कई, इसका देशांतरी विस्तार ज़्यादा है, तो कई यहाँ पर रेखाएं 2 गुजर रही हैं इस तरह से, और ये एक तीसरी ये इसके पास में जा रही है। तो इसका 8 घंटा इस क्षेत्र का इतने का, फिर इतने का 9.5 घंटा है, फिर और आगे का +10 घंटा है। तो इस तरह से ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है, देशांतर रेखा है, उससे आगे इतने घंटे आगे टाइम है इन क्षेत्रों का। उसी तरह से इधर पीछे देख सकते हैं हम, जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, -7 घंटे, मतलब 7 घंटा पीछे रहता है टाइम इसका ग्रीनविच से। इसमें ये दक्षिण अमेरिका, इसके अलग अलग देश हैं ये, तो इनका टाइम अलग अलग है। तो इस तरह से ये टाइम जोन डिसाइड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे की चीज़ें। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे रहता है।
समय के, और ये चित्र में जो टाइम जोन दिखाए गए हैं यहाँ पर 2.7 है ये। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। समय के अंतर की दर की अगर गणना करने चाहें तो कर सकते हैं। किस तरह से की जाती है? पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो अगर 1 घंटे का टाइम निकालें तो क्या करेंगे? 24 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब 1 मिनट का टाइम निकालें, 1 डिग्री का टाइम निकालें तो मतलब 4 मिनट आएगा, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, जब ग्रीनविच जो रेखा है मतलब 0 डिग्री देशांतर जो है, इस पर जब दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के अगर यहाँ पर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में अगर जाए, मतलब 15 डिग्री का मतलब क्या है? 1 घंटा। 15 डिग्री पूर्व में जाओ, 15 डिग्री पूर्व में चले जाओ ईस्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 बजता होगा, क्योंकि 1 घंटा आगे 15 डिग्री का मतलब क्या है? 1 घंटा प्लस हो जाएगा। पीछे जाएंगे तो 15 डिग्री पीछे, मतलब 12 बजना है तो पीछे इधर जाएंगे तो क्या होगा? 11 ही बजते होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, जैसा कि अभी हमने बताया, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। मतलब 180 डिग्री जो अक्षांश होगा उस पर उस समय क्या होगी? मध्य रात्रि होगी, जब ग्रीनविच पर 12 बजते होंगे तब। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। किसी भी स्थान पर खड़े होकर, जहाँ आप खड़े हैं, अगर दोपहर में सूर्य सिर पर है वहाँ पर, तो उस समय उस स्थान पर क्या है? 12 बज रहे हैं, ये माना जाता है और ये होता भी है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या है? स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। मतलब दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? समान होता है। जैसे कि भारत का 5.5 घंटा आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब उसमें देशांतरीय याम्योत्तर के जो सभी स्थान होते हैं उन पर स्थानीय समय समान होता है, ये चीज़ ध्यान रखने की है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर, अलग अलग जो याम्योत्तर है मतलब देशांतर हैं, उन पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या है? अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। जो कई सारे देशांतरों से अगर रेलगाड़ी होकर के गुजर रही है तो उसके लिए समय सारणी कैसे बनाओगे? क्योंकि आगे जैसे एक देशांतर पार करेगा तो समय बदलेगा, फिर दूसरा पार करेगा तो फिर नया समय आ जाएगा। तो इस तरह से भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, इसीलिए स्थानीय समय डिसाइड किया गया है। स्थानीय समय का कारण क्या है? अगर कोई ट्रेन है और वो बहुत से देशांतरों से होकर गुजर रही है तो समय सारणी कैसे बनाओगे? इसलिए स्थानीय समय की जरूरत पड़ी। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। भारत में गुजरात का द्वारका स्थान है और असम का क्या है? गुजरात ये यहाँ पर है और असम यहाँ पर है, तो इनमें क्या है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, क्योंकि ये कहाँ पर है? यहाँ से 68 डिग्री पूर्व देशांतर गुजरता है और यहाँ से
97 डिग्री। तो इन दोनों का जब अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, 68, 70, 27, 2, 29 डिग्री आ जाएगा, लगभग 30 डिग्री। तो लगभग क्या है, 1 घंटा 45 मिनट, मतलब लगभग 2 घंटा होता है ये अंतर। मानक एवं उत्तर इसका क्या है, 82.5 डिग्री डिसाइड किया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अब लगभग 2 घंटे का अंतर है तो बीच के समय को मानक समय मान लिया जाए, जिससे कि इधर का उधर का टाइम क्या है, बराबर रहे, टाइम को मैनेज करने के लिए। इसलिए क्या है, ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। अब जो मानक समय एक माना जाता है उसको पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना जाता है। ये जो इस तरह से डैश लगा है ये वाला, इसको मिनट बोलते हैं। तो भारत में 82.5 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, उसको क्या है, मानक समय माना जाता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। कबीर कहाँ है, भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा। लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि इसमें लंदन में 2 बज रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ग्रीनविच जाती है 0 डिग्री देशांतर, और भारत 5.5 घंटा उससे आगे है। तो इसमें क्या है, 5.5 घंटा ऐड करेंगे तो 7:30 बज जाएगा यहाँ पर, और वहाँ दोपहर का 2 बज रहा होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत और इंग्लैंड के बीच समय में अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा हो गया। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच के, ये जो ग्रीनविच है 0 डिग्री, भारत कहाँ स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से खींच लें तो भारत यहाँ पर स्थित है। ये जैसे रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट, तो यहाँ पर स्थित है भारत, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। देशांतरीय विस्तार मतलब कोई देश ज़्यादा चौड़ा इस तरह से है, उसमें से 1, 2, 3 कई देशांतर गुजर रहे हैं, तब क्या करें? कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। देशांतरीय विस्तार अगर किसी देश का ज़्यादा है तो वहाँ पर एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 घंटे मतलब 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और 1 घंटा कितने का होता है? इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। 15 डिग्री देशांतर क्या होता है? 1 घंटा होता है, मतलब पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लेती है वो? 1 घंटा। तो इस तरह से प्रत्येक जो क्षेत्र है समय क्षेत्र वो 15 डिग्री देशांतर के
15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को कवर करता है। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। कुछ बहुविकल्पीय यहाँ पर प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे में प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा किसके नज़दीक, ध्रुवों के नज़दीक। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पर 180, 90 और 360 दे रखी है। देखिए जो देशांतर हैं पश्चिम से 180 मैंने बताया था, और फिर पूर्व से 180, तो ये कितने हो गए 360। और जो अब 360 हो गई है, अब दो और बचे। एक तो आपका 0 डिग्री वाला बचा, 0 डिग्री वाला ऐड करो इसमें, एक 180 180 ये हो गए 0 डिग्री वाला, तो ये कितने हो गए 361। लेकिन 180 वाला 2 बार काउंट हो जाता है। पूरब से चलते हैं तो पूरब के लिए और पश्चिम के लिए चलते हैं तो इसमें से एक माइनस करना होगा। फाइनली कितने मिल जाएंगे हमें 360। तो इसका मतलब क्या 360। तो 360 देशांतर की कुल संख्या हो गई। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है, दक्षिण ध्रुव व्रत कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, सिंपल सी बात है। ग्रिड किसका जाल है, जो ग्रिड होता है वो किसका जाल है, अक्षांश, अक्षांशों मतलब समांतर रेखाओं, और देशांतरीय यामोत्तर का, इन्हीं का जाल है। क्योंकि ये पृथ्वी है और इस पर क्या है, इस तरह से ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें बाकी ये क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं ये। तो चलिए ठीक है, बाय सभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं आगे चीज़ों के लिए क्या है। नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे उसमें हम। बाय सभी के लिए।